दोस्तों चाइना कुछ बड़ा करने वाला है। अगर आप ग्लोबल मीडिया की माने तो एक न्यूज हर जगह आपको देखने मिल रहा है कि चाइना बिना डिमांड के भी रिसोर्सेज की जमाखोरी कर रहा है। चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है लेकिन रिसोर्सेज हैं कि वो जमा ही करते जा रहा है। अब दोस्तों वो अलग अलग रिसोर्सेज है, फिर वो गोल्ड हो जाए, लिथियम हो जाए, पेट्रोलियम हो जाए, सब कुछ वो जमा कर रहा है। अब दोस्तों विश्व भर में बैंकॉक पोस्ट आप देख लें, टाइम्स नाउ देख लें, वेस्टर्न अखबार देख लें, सभी में अलग अलग बातें हो रही। क्या वो फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहा है, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है, या फिर वो इकोनॉमिक न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाला है। क्या है ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर ऑप्शन, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये क्या पूरा न्यूज है, क्या है ये, भारत के लिए कितना चिंताजनक हो सकता है ये पूरा मामला, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं पुतिन के संघर्ष से काफी ज्यादा शी जिनपिंग ने सीखा है। जो सैंक्शन प्लेबुक वेस्ट का रहा है उससे वो काफी कुछ सीख के कुछ नया करने जा रहा है शी जिनपिंग। क्या है ये पूरी कहानी, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, हमें भारत संवाद 11 में जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है उसमें हमें फॉलो करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दें और हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, कंटेंट के बारे में अधिकतम लोगों तक ये पहुंचाएं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, अगर आप चाइना के ईस्टर्न हिस्से में जाएं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वाले हिस्से में, बीजिंग के थोड़े दक्षिण में जाएं, शंघाई के नॉर्थ में जाएं, तो एक पोर्ट है डोंगिंग। और ये डोंगिंग पोर्ट में अगर आप देखें तो 2024 के शुरुआत से ही रशियन क्रूड ऑयल टैंकर्स आके जमा होते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो क्रूड ऑयल वो लेकर के आ रहे हैं वो यहीं पर जमा करते जा रहे हैं। चाइना ने यहाँ पे रिसेंटली एक 31.5 मिलियन बैरल का स्टोरेज फैसिलिटी बनाया था, पिछले साल की बात है, और अब इसको भर दिया गया है ब्रिम तक। दोस्तों अगर आप पेट्रोलियम स्टॉक पाइल देखें तो चाइना ने ऑलरेडी अपने पेट्रोलियम स्टॉक पाइल का जो रिजर्व्स है ये कहा जाता है 280 से 400 मिलियन बैरल के अब बीच में है, क्योंकि इसने बढ़ा दिया है। दोस्तों अगर आप अपर नंबर मान के चले तो ये यूएस के 364 मिलियन बैरल के आंकड़े से भी अधिक है। चाइना एक दिन में 14 मिलियन बैरल कंज्यूम करता है, तो आप समझ लीजिए वो 20 से 28 दिन का तेल अपने पास जमा करके रख रहा है। और बाकी भी उसके पड़ोस में ही रशिया है, तो उससे वो फर्दर तेल भी ला सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो न्यू इनफ्लोज है पेट्रोलियम का, अगर आप देखें तो वो रशिया से ही आ रहा है, जिस पर वो निर्भर कर रहा है। तो बहुत तेजी से आप देख सकते हैं पेट्रोलियम तो उसने जमा करके रखा है। कमाल क्या है कि डिमांड नहीं है फिर भी वो जमा कर रहा है। क्या पेट्रोलियम की कीमत गिर गई है? नहीं, वैसा भी नहीं है कि क्रूड ऑयल बहुत सस्ता चल रहा है इसलिए जमा कर रहा हो, वैसा भी नहीं है। कमाल की बात क्या है कि ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है। आप गोल्ड में भी देखें तो चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड जमा करता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस रिकॉर्ड अमाउंट्स में वो गोल्ड पिछले 2 साल में खरीदा है। ये चाइना के सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व्स हैं। हर साल आप देखें किस प्रकार से वो महीने 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 खरीदता जा रहा है, ये उसका आंकड़ा है। खरीदने जो इस प्रकार से वो खरीद रहा है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यहां पे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वो डी डॉलराइजेशन के तरफ जाने जा रहा है, जिसमें वो अपने जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको यूएस डॉलर से हटा रहा है। वैसे ही वेस्टर्न करेंसीज जितने भी हैं, यूरो हो गया, वैसे ही आप देखिए अलग अलग करेंसीज है, येन भी, इन सब से वो हटा रहा है और उसके जगह गोल्ड जमा कर रहा है। तो डी डॉलराइजेशन होता हुआ देख रहा है। लेकिन अभी क्या जरूरत है डी डॉलराइजेशन की, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों सिर्फ पेट्रोलियम नहीं, गोल्ड नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स भी आप देख लीजिए। अब चाइना करीबन करीब 75% दुनिया के लिथियम माइन पर उसका कब्जा है। 70% ऑफ ग्लोबल लिथियम, और जो लिथियम की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी करीबन 70% चाइना के कंट्रोल में है। सिर्फ लिथियम नहीं, जितने भी दोस्तों ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कोबाल्ट चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए, मैग्नीज चाहिए, वो सब भी चाइना के द्वारा कंट्रोल्ड है। 73% कोबाल्ट प्रोसेसिंग, 70% ग्रेफाइट प्रोसेसिंग, 95% मैंगनीज प्रोसेसिंग चाइना करता है दुनिया में। तो इस प्रकार से उसने पूरा अपना दबदबा बना के रखा है इन सेक्टर्स में। दोस्तों यहाँ पे फूड भी आप अगर देखिए तो 2024 में चाइना ने रिकॉर्ड हाई ग्रेन इंपोर्ट्स किया है, खाद्यान्न का। चाइना का जो व्हीट इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से रहा है वो जनवरी और फरवरी के 2 महीने में पिछले साल के जनवरी और फरवरी से 4 गुना अधिक हुआ है। सिर्फ व्हीट नहीं, वो सोयाबीन, कॉर्न भी जमा कर रहा है।
और यूएस से, फ्रांस से, यूक्रेन से जमा कर रहा है। कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो फूड कमोडिटी है, जो ग्रेन्स हैं, वो सस्ते हो गए हैं, ग्लोबल प्राइस स्लंप किया है। पर अगर आप इसको अकेला वो फूड जमा कर रहा होता तो हम ये एनालॉजी मान के चलते, लेकिन क्या वो सिर्फ खाद्यान्न जमा कर रहा है? नहीं, वो सब कुछ जमा कर रहा है। वो गोल्ड भी जमा कर रहा है, क्रूड ऑयल जमा कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स जो चाहिए वो जमा कर रहा है, और फूड जमा कर रहा है। तो ये सब एक बड़ा पिक्चर जो दिखा रहा है वो यही कह रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि चाइना में कमोडिटी डिमांड नहीं है। वो अगर आप देखें तो फैक्ट्री स्लंप है, माफ कीजिएगा, फैक्ट्री स्लंप है। जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कमोडिटी की नहीं बढ़ी है, लेकिन चाइना मंगवा रहा है, इंपोर्ट्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। चाइना की जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई जो होता है, वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आप देखें तो 50 के नीचे चल रहा है, लेकिन यानी जो दिखाता है श्रिंक हो रहा है, लेकिन फिर भी अब चाइना की जो कमोडिटी की खपत है वो बढ़ रही है, यानी कि वो जमाखोरी हो रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मंगवाया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों? यहां पे आप देख सकते हैं ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये हो सकता है अर्ली वार्निंग है वॉर का। अब वेस्टर्न नैरेटिव देखें तो वो कह रहे हैं कि ताइवान शिकार हो सकता है। तो आइए इस वाले ऑप्शन को भी स्टडी करते हैं, फिर दूसरे इकोनॉमिक ऑप्शन को भी स्टडी करते हैं। तो वॉर वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो वो भी वायबल हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग अपनी चाइनीज सोसाइटी को मिलिटराइज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वो हाई इंटेंसिटी वॉर की तैयारी कर रहा है, टाइम एंड अगेन लोगों को भी कह रहा है तैयार हो जाइए, एक हाई इंटेंसिटी वॉर आने वाला है। स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स बनाए जा रहे हैं एसेंशियल गुड्स के, सो दैट कल को चाइना अगर इन्वेड करता है, कहीं वॉर करता है, तो उस पे जो सैंक्शंस लगे या उसके खिलाफ ब्लॉकेड हो जाए तो उसके लिए उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं बीजिंग की सरकार काफी कुछ सीख चुकी है। रशिया के जो यूक्रेन में उनका एक्सपेरिमेंट रहा है उसको वो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। कैसा प्लेबुक है, क्या क्या वेस्ट करेगा, कितना टाइमलाइन लेगा, एक एक चीज पर उनकी पैनी नजर है। दोस्तों, क्या ताइवान हो सकता है शिकार? यूएस ऑफिशियल्स कहें तो उनका कहना है कि देखिए, शी जिनपिंग ने तो कहा है कि अपने फौज को 2027 तक का टाइम दिया है, जब तक उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे तो ताइवान 2027 तक चाहिए। अब यहां पे कैसा अप्रोच हो सकता है? आप ऑफ लेट देखें ना, तो जितना भी आप ये लाल देख रहे हैं इस मैप में, आप देख सकते हैं वहां पे चाइनीज आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी की जो एक्टिविटी रही है, यानी ताइवान को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इससे हमें एक चीज पता चल रहा है कि जो अप्रोच होगा चाइना का, वो रहेगा कि एक मिलिट्री टेकओवर होगा जो कि बहुत क्विक होगा, बहुत फास्ट होगा, और तुरंत ताइपे में जाएंगे, सरकार बदलेंगे लाइटनिंग पेस पर, और उसके बाद इससे पहले दुनिया रिएक्ट करती, कुछ कहती, 1 से 2 दिन में सरकार बदल जाती और नई सरकार बोलती कि हम चाइना से अपने आप को मिलाते हैं, हम ही ताइवान के लोगों की आवाज हैं। तो इस प्रकार का पूरा मैन्यूवर होता हुआ लग रहा है। पर दोस्तों, क्या सिर्फ ताइवान हो सकता है? बाकी ऑप्शंस भी तो हैं। यहां पे दोस्तों फिलीपींस हो सकता है, वियतनाम हो सकता है। दोस्तों, कंवल सिब्बल जी का एक पॉडकास्ट था, मैं देख रहा था, उनसे भी यही पूछा गया था, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, ताइवान ऑप्शन है, लेकिन ताइवान एक फोर्ट्रेस की तरह उसको तैयार करके मजबूत बना के रखा है। यहाँ पे अन्य ऑप्शंस भी हैं, जैसे फिलीपींस हो सकता है, वियतनाम हो सकता है। वहां भी अगर आप देखें तो चैलेंजेस तो दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, भारत भी हो सकता है, क्योंकि भारत अगर आप देखें तो एक बड़ा प्लेयर की तरह इमर्ज कर रहा है, और अभी अगर भारत को एक वॉर में हरा दिया जाए तो इंडिया के इमरजेंस पे कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी, इंडिया को वापस से हाइबरनेशन पर डाल दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में वॉर के बाद डाला गया था। आपको याद होगा 1962 के पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट का इंडिया लीडर था। आज भी अगर आप देखें तो इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर बोलता है, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ही नेहरू एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे थे, आज पीएम नरेंद्र मोदी भी वैसे ही ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। दोस्तों, यहां पे चाइना चाहेगा कि इंडिया को इस वक्त एक नोजी, एक ब्लडी नोज दिया जाए, यानी बुरे तरीके से हराया जाए, जिससे उसके कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और वो वापस इनवर्ड देखना शुरू कर दे। और जब तक इंडिया अपनी निद्रा से उठेगा, कई साल बीत चुके होंगे, चाइना सुपर पावर बन चुका होगा। पर दोस्तों, इस बार भारत बहुत ज्यादा तैयार है।
इंडिया इस बार वैसी गलती भी नहीं करेगा जो 62 में हुई थी, जैसे कि इंडिया ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो होपफुली इंडिया इस बार वैसी मिस्टेक्स नहीं करेगा। वैसे ही जो समुद्री रास्ते हैं, इंडियन ओशन को भी बेहतर तरीके से इंडिया इस्तेमाल करेगा। तो इस बार बहुत ज्यादा रिस्क भी है। अगर वो भारत के साथ पंगा लेता है तो यहां पे पासा उल्टा भी पड़ सकता है, लॉस ऑफ फेस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर इंडिया ने सेम चीज चाइना के साथ कर दिया, मतलब चाइना जंग किया और फिर भी कुछ उसको नहीं मिला, तो सेम चीज उसके साथ होगा। कहीं ना कहीं उसका नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, वो बिग प्लेयर नहीं बन पाएगा और वो हाइबरनेशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहां पासा उल्टा पड़ने का भी उतना ही चांस है। लेकिन हो सकता है चाइना इस वक्त डीडॉलराइज कर रहा है, सो दैट कल को जब वॉर वाला कहीं भी वॉर हो, ताइवान में, फिलीपींस में, वियतनाम में, इंडिया में, तो उस पर सैंक्शंस का असर ना हो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? यहां पे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं इकोनॉमिक न्यूक्लियर ऑप्शन हो सकता है। एक इकोनॉमिक शोडाउन होने वाला है। जिस प्रकार से वो रिसोर्सेज को जमा कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि वो अपने करेंसी चाइनीज युआन को डीवैल्यू करेगा। एक मेजर डीवैल्यूएशन होने वाला है। यहां पे आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो उन्होंने क्या कहा था? जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि भाई चाइना तो करेंसी मैनिपुलेटर है। इंडिया को भी हालांकि उस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने डाला था। तो यहां पे ट्रंप ने चाइना को तो करेंसी मैनिपुलेशन के लिए कहा था कि आप युआन के दाम को जानबूझ के कीमत को कम करके रखते हो। अब दोस्तों बाइडेन के रहते रहते एक मेजर करेंसी डीवैल्यूएशन वो करने वाला है। अब यहां पे इससे पहले ट्रंप आ जाए, एक मेजर कहीं ना कहीं ब्लो आए चाइना के ऊपर इस प्रकार के स्टेप को लेकर, तो हो सकता है वो बाइडेन के रहते रहते ऐसा करे। तो आप सोचेंगे कि डीवैल्यूएशन वो क्यों करेगा, क्या फायदा उसको? दोस्तों करेंसी डीवैल्यूएशन को कई इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं, क्योंकि इसके रिपरकशंस ग्लोबल होते हैं। जैसे कि अब चाइना को क्या फायदा होगा पहले वो बता देता हूं। चाइना इज नेट एक्सपोर्टर। तो नेट एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी में अगर करेंसी कमजोर होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है। गुड्स वो सस्ते में दुनिया तक पहुंचा पाता है, सस्ते में अपने देश में बना पाता है, उसका प्रोडक्ट इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव होता है। चाइना अगर आप देखें तो डिफ्लेशन से इस वक्त सफर कर रहा है। उसकी इकोनॉमी में कंज्यूमर डिमांड कितना प्रयास किया लेकिन नहीं हो रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो यदि वो करेंसी डीवैल्यू करता है तो ग्लोबल इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, जिससे वो कहीं ना कहीं बैकफुट में आया है, उसको वापस पकड़ पाएगा। लेकिन नतीजा वही होगा, बेगर दाई नेबर। कहीं ना कहीं चाइना के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो सब और गरीब होंगे और चाइना उसके ऊपर अपने गुड्स को और ज्यादा फ्लड करेगा। अब दोस्तों ये यहां पे इसीलिए रिसोर्सेज वो एक्यूमुलेट कर रहा है, फिर वो गोल्ड हो, ऑयल हो, क्योंकि ये सब वो इंपोर्ट कराता है। तो ये सब वो गोल्ड जमा इसलिए कर रहा है कि जितने भी उसके इंपोर्ट्स हैं, फूड हो गया, ऑयल हो गया, अदर अन्य कमोडिटीज हो गया, उन सब का वो पेमेंट उस वक्त गोल्ड में करेगा, क्योंकि करेंसी तो डिवैल्यू हो चुकी है। तो इंपोर्टेड आइटम्स के लिए यदि डिवैल्यूड करेंसी तुम भेजोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इकोनॉमी पे उसका प्रभाव होगा। तो वो जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आता है इकोनॉमी पे, उसको ओवरटेक करने के लिए वो क्या कर रहा है? पहले तो ऑलरेडी कमोडिटी जमा करके रखा है कि शॉर्ट रन में डिमांड कम हो, तब तक करेंसी, तब तक इकोनॉमी स्टेबलाइज होकर रहेगी। और जब तक इंपोर्ट भी कराना होगा वो गोल्ड से इंपोर्ट कर लेगा, तो तब तक इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस नए डीवैल्यूड युआन के साथ एडजस्ट हो चुकी होगी पूरी चाइनीज इकोनॉमी। तो इसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे रेमिफिकेशन क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो इसके जो ट्रेड पार्टनर्स है वो भी चुप नहीं बैठेंगे, उनके साथ ट्रेड टेंशंस बढ़ेगा, यूएस के साथ भी बढ़ेगा, क्योंकि यूएस के साथ उसका जो डेफिसिट है यूएस का चाइना के साथ वो 500 बिलियन से भी अधिक है। तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। वैसे ही चाइनीज इंडस्ट्रीज, लेकिन हाँ ट्रंप नहीं है, बाइडेन है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं मालूम। वैसे ही चाइनीज इंडस्ट्रीज फ्लड कर देंगी लो कॉस्ट से, स्टील हो गया, केमिकल हो गया, इन सबको फ्लड कर देंगे वो दुनिया भर के मार्केट में। उस चाइना के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल ही रहा है, यूएस में भी चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी चल रहा है, तो वहां भी चलेगा। अगर भारत की बात करें तो भारत का ट्रेड डेफिसिट भी चाइना के साथ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। हमारी ग्लोबल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बैकफुट में जाना पड़ेगा। इंडिया को भी कहीं ना कहीं एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह कुछ तो लगाना पड़ेगा चाइना पे। और इतना ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी जहां जहां हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां वहां भी चाइना के जो नए गुड्स आएंगे
उससे हमें कॉम्पीट करना और कठिन होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ रैमिफिकेशंस हैं, कुछ आउटकम्स हैं जो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, डी डॉलराइजेशन करके वॉर होने वाला है या करेंसी डिवैल्यूएशन होने वाला है? आप क्या समझते हैं, क्या एग्जैक्टली होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक वीडियो आ रही होगी, इसको अवश्य देखिएगा। काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।